Welcome to Ummul Madaris Model School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. 8th class. Welcome to General Science class. ग्लोबल वार्मिंग. वार्म का मतलब बेटा होता है हीट अप होना, यानी इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, इसकी जो है वो रीज़न्स क्या हैं। और सेकंड, अगर ग्लोब जो है वो हमारी वार्म अप हो रही है, हीट अप हो रही है, उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे इन्वायरमेंट पे जो है वो कैसा होता है, क्या वो इम्पेक्ट या इफ़ेक्ट जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या वो हमारे ग्लोब के लिए, पूरे इन्वायरमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रीज़न्स देखते हैं कि इसके बिहाइंड रीज़न्स क्या हैं जिसके रिज़ल्ट में हमारी ग्लोब जो है वो वार्म अप हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बेटा हम ये डिस्कस कर चुके हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल है, सेकंड हमारे पास यूजेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी रेशो क्या हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं डे बाय डे। अब यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बर्निंग ऑफ फ्यूल इन व्हीकल्स और इन इंडस्ट्रीज़, थर्मल पावर स्टेशंस, यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं और एज अ रिज़ल्ट जो कुछ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं। Due to human activities like burning of fuel, the amount of greenhouse gases increased in the atmosphere. Now, here is the point to ponder, point to remember. Tell me which are the greenhouse gases. Greenhouse gases के बेटा names जो हैं वो हम अपने टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट में अंडरस्टैंड या याद कर चुके हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में ऐड होती हैं। जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेज की रेशो ज़्यादा होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, दिस स्पीड्स अप द ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके रिजल्ट में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो स्पीड अप हो जाता है। अब व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो बेटा ये हम अपने टॉपिक में ग्रीन हाउस इफेक्ट के टॉपिक में बहुत डिटेल से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे ही सनलाइट जो है वो हमारी अर्थ पे फॉल करती है तो यहाँ पे लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, और कुछ एनर्जी की जो है अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब रिफ्लेक्शन के दौरान यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जो आप लोगों को मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये उस हीट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और एज अ रिजल्ट यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। अब ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज। और ये ग्रीन हाउस गैसेज हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह से ऐड होती हैं, तो बेटा ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में इस ग्रीन हाउस गैसेज को ज़्यादा करती हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। This increasing rate of greenhouse effect and ozone depletion is increasing the average temperature of the earth. अब एक यहाँ पे फिनोमिना है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट, और सेकंड है हमारे पास ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन भी बेटा हमारी अर्थ पे जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाले अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो इन अप्लायंसेस में से जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लीक होती है तो जाके हमारी ओजोन लेयर में जो O3 की फॉर्म में पार्टिकल्स या एटम्स प्रेजेंट हैं, ये उनके साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिएक्ट करती है और एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि ये लेयर जो है वो दिन ब दिन
ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, और इसके रिजल्ट में जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं सन की वो हमारी अर्थ तक आती हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन दोनों की वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। As a result, the Earth globe is getting warmer. This is called global warming. और इन दो फिनोमिना के नतीजे में हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, और हमारी अर्थ जो है वो वार्म अप हो रही है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। It was the pictorial representation of global warming. लुक एट दिस पिक्चर। हमारी जो ग्लोब है उसका टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डे बाय डे इंक्रीज करता है, और इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के हमारी अर्थ पे जो हैं, हमारे एटमॉस्फेयर पे जो हैं वो इफ़ेक्ट्स यानी कि असरात क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो समर सीज़न है, ठीक है, गर्मियों का जो मौसम है ये प्रोलॉन्ग हो गया है पहले की निस्बत, क्योंकि अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो कुछ इस तरह की हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट्स को हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड करती हैं, और उनका बैड इफ़ेक्ट ये है कि हमारा जो ग्लोब है वो डे बाय डे वार्म अप हो रही है, हीट अप हो रही है। इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इफ़ेक्ट्स में इसके देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट इज आइस इन द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स की जो आइस होती है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो मेल्ट हो जाती है, और जैसे ही वो मेल्ट होती है तो उन एरियाज़ में जो है वो फ्लड आने का ख़तरा होता है। दिस लीड्स टू राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर। जैसे ही आइस मेल्ट होगी तो सी वाटर में जो सी वाटर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जैसे ही सी में वाटर का लेवल ज़्यादा होगा तो इससे क्रिएट होते हैं फ्लड्स। तो बेटा ये एक बैड इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पर ग्लोबल वार्मिंग का। फॉर एग्जांपल ये देखें, पोलर रीजन्स में जो आइस है वो मेल्ट हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे ही आइस जो है वो मेल्ट होगी, सी वाटर का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, और इसके इम्पैक्ट में होता क्या है कि लो लाइंग एरियाज़ में फ्लड आने का जो है वो ख़तरा बढ़ जाता है। सेकेंड वन इज़ क्लाइमेट चेंजेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। हमारे जो अर्थ है उसका क्लाइमेट डे बाय डे चेंज हो रहा है। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ये एक थ्रेट है टू लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जितनी भी लाइफ है उसके लिए ये एक मेजर थ्रेट है कि हमारी ग्लोब जो है वो वार्म हो रही है, और इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत बैड हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ वार्निंग सिचुएशन। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे लिए एक वार्निंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज ये हमारे लिए एक थ्रेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट और एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, कि हमारे पास जो फॉरेस्ट हैं उनके बेनिफिट्स या हमें जो है वो फ़ायदे क्या क्या मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं या जितने ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं उसके रिज़ल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वहाँ पे ज़्यादा जो है ट्रीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन में हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और उसके नतीजे में उसके रिज़ल्ट में बेटा होगा ये कि हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स जो हैं बेटा वो हम पिछले टॉपिक्स में रीड कर चुके हैं कि ये एक हमारे लिए जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स लेके आती है ग्लोबल वार्मिंग। इससे जो है वो फ्लड्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है, इससे जो है हमारे पास आइस मेल्ट होने के नतीजे में फ्लड्स ज़्यादा आते हैं। तो बेटा फॉरेस्ट का एक फ़ायदा ये हमने इस पिक्चर में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रेट जो है वो फॉरेस्ट के ज़रिए हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।
नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमें नज़र आ रही है वुड। अब वुड का सोर्स हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉरेस्ट से हम फ्रूट्स या अपनी फूड जो है वो ले सकते हैं, अपनी मेडिसिन जो हैं वो इससे बनाते हैं। तो ये हमारे पास हैं बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नाउ दैट फॉरेस्ट आर आवर ग्रेट वेल्थ। हमारे पास जो एक ग्रेट वेल्थ है, ग्रेट ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, वो है फॉरेस्ट। अब ये हमारे लिए ग्रेट वेल्थ या ग्रेट ब्लेसिंग क्यों है, ये हम देखते हैं कि इससे हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हासिल होती हैं, या सेकेंडली ये हमारे पूरे क्लाइमेट के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट बेनिफिट इज ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। अब किसी भी एरिया के क्लाइमेट में ये फेवरेबल चेंजेस लेके आती हैं। किस तरह से, क्योंकि इससे जो स्टॉर्म्स हैं वो रुक जाते हैं और रेन्स यानी बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो ये हमारे लिए बेटा फेवरेबल चेंजेस हैं। नेक्स्ट वन है सोर्स ऑफ यूज़फुल मटेरियल्स। बहुत से यूज़फुल मटेरियल्स जो हैं वो हम लेते हैं फॉरेस्ट से। कौन कौन से, टिम्बर यानी इमारती लकड़ी, मेडिसिन जो हैं वो हासिल की जाती हैं। फायर वुड जो है यानी जलाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है वो भी हमारे लिए या हमारे पास जो है वो कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से आती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन बेटा क्या है, सॉइल कहते हैं मिट्टी को, और हमारे पास जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनकी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, मतलब ज़रखेज़ होती है। अब यहाँ पे जब फॉरेस्ट नहीं होंगे या फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, कम होना शुरू हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे या जितने ज़्यादा वहाँ पे हमारे पास दरख्त मौजूद होंगे तो वो ट्रीज़ क्या करते हैं, उस जगह की सॉइल को टाइटली होल्ड करते हैं और एज अ रिज़ल्ट वहाँ की जो फर्टिलिटी या सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट को कट करेंगे उस जगह की सॉइल जो है वो फर्टाइल सॉइल जो है वो हवा के ज़रिए उड़ के इधर उधर चली जाती है और उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो फॉरेस्ट का बेटा एक बेनिफिट ये भी है कि ये प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन से। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड हैबिटेट। हैबिटेट बेटा हम अच्छे तरीके से स्टम्प से जो हैं वो फेमिलियर हैं। हैबिटेट बेटा उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी रहने की जगह जिसे हम मस्कन कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं किसे बेटा, वाइल्ड लाइफ को, जिसमें हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स के रहने की जगह जो है जो हमारे पास फॉरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट के। बेनिफिट्स को बेटा हम एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, यानी यूजफुल हैं हमारे लिए फॉरेस्ट किस तरह से, ये हमने देखा है। नेक्स्ट कम टू द टर्म डिफॉरेस्टेशन। लुक एट दिस पिक्चर। डिफॉरेस्टेशन में बेटा क्या होता क्या है हमारे पास कि जो ट्रीज हैं उनको हम कट करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, और इसका पूरे इन्वायरमेंट पे, वाइल्ड लाइफ पे बहुत जो है वो बुरा इफेक्ट या इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो इसकी डेफिनेशन है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिकॉल विद मी, destruction of forest as a result of human activities is called deforestation. Now, here are the effects of deforestation on environment and on wildlife. First of all, we will discuss the effects of deforestation on environment, कि हमारे पूरे माहौल पे deforestation के इफेक्ट जो है या इफेक्ट वो क्या होता है। First of all, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीजेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रीज जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, उनका रेट जो है वो बहुत कम हो गया है, या हमने उन्हें कट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब एज अ रिजल्ट होता क्या है हमारे पास
कि फोटोसिंथेसिस में यही ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज करते हुए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड मेकिंग करते हैं। अब जब यहाँ पे ट्रीज ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यूटिलाइज नहीं होगी, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, और उसके नतीजे में ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ये दोनों जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, और उस जगह का या उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। लुक एट दिस पिक्चर। अब यहाँ पे फॉरेस्ट की कटिंग जो है वो दिखाई गई है, और एज अ रिजल्ट हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। नाउ सेकेंड वन इज चेंजेस वेदर एंड क्लाइमेट। अब फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन से हमारे पास जो क्लाइमेट है उसका वेदर वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बारिशें कम होगी इसके नतीजे में। सेकेंड वन है लीड्स टू सॉइल एरोजन। इसके नतीजे में जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, सॉइल एरोजन स्टार्ट होती है। और व्हाट इज सॉइल एरोजन? फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल इज लॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के नतीजे में होता क्या है कि हमारे पास जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में हमारे पास जो फर्टाइल पार्ट होता है सॉइल का वो लॉस्ट होना शुरू हो जाता है, और उस जगह की जो सॉइल है वो कम फर्टाइल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज रिजल्ट्स टू लेस रेन। और हमारे पास जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो उस जगह पे बारिशें जो हैं वो बहुत कम होती हैं। लुक एट दिस पिक्चर। अब यहाँ पे जितने ज़्यादा ट्रीज हैं उतनी ज़्यादा उन्होंने टाइटली उस जगह की सॉइल को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, उसे इधर उधर नहीं जाने देते, और उस जगह की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही ट्रीज को कट करते हैं हम, तो वहाँ की जो सॉइल है फर्टाइल सॉइल वो हवा के ज़रिए उड़ के कहीं आगे पहुँच जाती है, और उस जगह की फर्टिलिटी जो है, उस लैंड की फर्टिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। नाउ वाइल्ड लाइफ। अब हमने इफेक्ट्स पढ़ने हैं डिफॉरेस्टेशन के वाइल्ड लाइफ पे। अब वाइल्ड लाइफ बेटा किसे कहते हैं? जंगली हयात को कहते हैं, और जंगली हयात में हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के साथ एक वर्ड यूज़ किया गया है। प्लांट्स के साथ बेटा वर्ड यूज़ किया गया है नॉन कल्टिवेटेड, यानी हमने खुद से उन्हें कल्टिवेट नहीं किया हुआ। तो नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स और नॉन डोमेस्टिकेटेड यानी ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम घरों में नहीं रख सकते, उन एनिमल्स को, और नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स को हम कलेक्टिवली एक नेम देते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो अब हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ पे इसका बेटा क्या इफेक्ट होता है। अब जिस तरह से हमने बेनिफिट्स में देखा कि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतनी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें रहने के लिए या उनके हैबिटेट के लिए वहाँ पे जगह मौजूद है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन में जब फॉरेस्ट को हम कट कर देते हैं तो हैबिटेट यानी उनके रहने की जगह ही ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे उनकी एक्सटिंक्शन रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी उनके ख़त्म होने का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ख़त्म वो क्यों होंगे? क्योंकि उन्हें रहने के लिए बेटा जगह नहीं मिलेगी।